नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे यूपीटेट 2016 के एग्ज़ाम की, जिसमें पहला केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए कि जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जल की जो कठोरता होती है, जल की जो कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो स्थायी कठोरता होती है मित्रों, कौन सी होती है? स्थायी कठोरता। और एक कौन सी होती है? अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, स्थायी और अस्थायी। तो जो स्थायी कठोरता होती है, स्थायी कठोरता का मतलब क्या होता है कि यदि जल को उबाल लिया जाए, गर्म कर लिया जाए, तब भी वह कठोरता नष्ट नहीं होगी। और अस्थायी कठोरता किसको कहा जाता है कि यदि जल को उबाल लिया जाता है तो वो कठोरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो स्थायी कठोरता जो होती है वो अधिकतर कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण होती है। किसके कारण होती है भैया? कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं CaCl2 और MgSO4। तो ये दोनों ही जो कारक हैं वो किसके लिए उत्तरदायी हैं? स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी हैं। किसके लिए उत्तरदायी हैं मित्रों? स्थायी कठोरता के लिए। ध्यान रखना, CaCl2 और MgCl2 दोनों ही किसके लिए उत्तरदायी हैं? स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए स्थायी कठोरता के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी कौन सा यौगिक है। तो अस्थायी कठोरता आपके लिए बताया कि यदि उबाल लिया जाता है तो ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, और ये अधिकतर किसके कारण होती है? ये अधिकतर कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है क्या? MgSCO3 का होल ट्वाइस। तो ये क्या होता है? मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स है या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है। तो इसके कारण जो होने वाली कठोरता होती है वो कौन सी होती है? अस्थायी कठोरता होती है। तो ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? MgSCO3 का होल ट्वाइस। CaCl2 MgSO4 ये दोनों ही किसके लिए उत्तरदायी होते हैं मित्रों? स्थायी कठोरता के लिए। और स्थायी कठोरता क्या होती है कि यदि जल को उबाल लिया जाता है तब भी कठोरता समाप्त नहीं होती है। और अस्थायी कठोरता क्या होती है कि यदि जल को उबाल लिया जाता है तो कठोरता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि FeCO का होल 5, FeCO का होल 5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका क्या होता है। Fe, तो Fe को क्या मान लेंगे? X, क्योंकि Fe की पूछ रहा है। CO एक कार्बोनिल लिगेंड है और जो कि कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है मित्रों वो क्या होती है? 0 होती है, शून्य होती है। ठीक है, कितनी है इसकी? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि X Fe का मान हो गया, CO कितनी है इसकी? 0 इंटू कितने दे रखे हैं? 5 बराबर। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है, तो बराबर का। ठीक है, तो हमारा हो गया X प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो X बराबर क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है आपका वो क्या होगा दोस्तों? 0। ठीक है, तो FeCO का होल 5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है 0, 2, 3, 5। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? 0, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 128 ग्राम SO2 में 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होगी 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल और ऑप्शन डी में मान लेते हैं 4 मोल। ठीक है, तो देखिए आप जानते हो कि मोल बराबर, मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? मोल बराबर यदि हम निकालें तो मोल बराबर क्या होता है मित्रों? मोल बराबर होता है, मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार। ये इसका सूत्र होता है। मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर किसके मोल निकाल रहे हैं? SO2 में मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। तो बराबर ग्राम में जो संख्या दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है? मात्रा 128 ग्राम बटे अणुभार कितना होता है? सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, दूनी 32, 32 और 32 कितने हो गए? 64, 64 बराबर कितने आ गए? 2। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? समझ गए होंगे क्या आंसर होगा? 2 मोल। ठीक है,
तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होगी। तो हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, ग्राम बटे अणुभार होता है। मोल बराबर क्या होता है, ग्राम बटे अणुभार। तो आपने क्या किया, ग्राम का मान रख दिया, बटे किसका भाग लगा दिया, अणुभार का भाग लगा दिया। तो ग्राम कितने थे आपके 128 ग्राम और अणुभार कितने थे 64, बराबर आंसर क्या आ गया 2। तो सही आंसर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से समझिए, शांति से समझिए, ऐसे ही धीरे धीरे हम सारे एग्जाम को क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, बस जुड़े रहिए चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से कौन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ये क्वेश्चन यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगेगा। निम्न में से कौन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 चीजें होती हैं, एक तो ब्रोमीन जल, कल जिसकी हमने बात की थी 2017 के जो यूपी टेट का एग्जाम दिया हुआ है उसमें ये मैंने क्वेश्चन कल कराया है, अच्छे से कराया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए 2 चीजें हैं, एक तो ब्रोमीन जल, तो मैंने कल आपको बताया कि ब्रोमीन जल को रंगहीन जो करने वाली है वो कौन होती है, एथिलीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एथिलीन जो है वो किसके साथ क्रिया करती है, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षेप जो देता है वो कौन देता है। तो मित्रों कल मैंने आपको बताया था कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन क्रिया करती है, एसिटिलीन क्रिया करती है। कौन क्रिया करती है, एसिटिलीन क्रिया करती है। ठीक है, तो ये आपकी एसिटिलीन हो गई। ठीक है, और ये जब अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ क्रिया करती है तो एसिटिलाइड, सिल्वर एसिटिलाइड बनाती है। किस तरीके से बनाती है कि इसके जो ये हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, इसके ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, इन दोनों हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाता है, Ag आ जाता है, Ag ट्रिपल बॉन्ड CAg। तो क्या बना देती है, एसिटिलाइड बना देती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए बनता है कि सिल्वर एसिटिलाइड का निर्माण किसके साथ क्रिया करने से होता है, तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ क्रिया करने से होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि निम्न में से कौन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देती है। तो कौन देता है भैया, यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, एसिटिलीन हो गया। ठीक है, जबकि एथिलीन किसके साथ क्रिया करती है, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो आप समझते हैं कि हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है मित्रों, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, असंतृप्त के साथ या संतृप्त के साथ, किसके साथ जुड़ेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में जुड़ेगा, सॉरी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में जुड़ेगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपके लिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा उत्प्रेरक है जो इसमें काम आता है। तो आप जानते हो कि जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहां पर कौन काम आता है, निकिल काम आता है। कौन काम आता है, निकिल। और ये क्या करता है, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उनको किस में बदल देता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये क्या हो गया, वनस्पति तेल। क्या हो गया मित्रों, वनस्पति तेल। और इसको इसने किस में बदल दिया, वनस्पति घी में बदल देता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या हो गया, निकिल, Na। क्वेश्चन पूछा कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक काम में आ रहा है वो कौन सा काम में आ रहा है, निकिल काम में आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, निकिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, k बराबर 1/2 mv²। ये सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, यदि हमें संवेग की पूछ रहा है तो हम संवेग बराबर भी जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है मित्रों, p बराबर mv होता है। ठीक है, संवेग भी जानते हैं, p बराबर क्या होता है, mv होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, यदि मैं इस
सूत्र में नीचे भी m का गुणा कर, नीचे m का भाग दे देता हूँ और ऊपर m लिख देता हूँ। तो देखो मैथमेटिक्स कहती है कि यदि किसी राशि को बदलने से उस सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हम राशि को उसमें आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैंने ऊपर भी m रखा, नीचे भी m रखा, यदि m से m कट गया तो बताइए सूत्र पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है कि हम नीचे और ऊपर दोनों जगह m रख सकते हैं। ठीक है, तो वापस देखिए मैंने नीचे भी m रख लिया और ऊपर भी क्या रख दिया? m रख दिया। अब देखिए एक m यहाँ पर है और एक m यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या हो गया? m का स्क्वायर b का स्क्वायर बटे m, 1/2। अब देखिए p बराबर क्या होता है? m भी होता है। यदि हम स्क्वायर इन दोनों के लगा देते हैं m स्क्वायर b स्क्वायर, तो p का भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो सूत्र क्या बन गया? 1/2 p स्क्वायर बटे m। ठीक है, सूत्र क्या बन जाता है? 1/2 p स्क्वायर बटे m। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इधर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ p स्क्वायर बटे 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या मान हो गया? p स्क्वायर बटे 2m। तो ऑप्शन देखिए mp, p स्क्वायर इंटू m, p स्क्वायर बटे m, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया? p स्क्वायर बटे 2m। समझ गए होंगे दोस्तों? वापस समझ लीजिए एक बार कि काइनेटिक एनर्जी का जो मान है वो कितना होता है? 1/2 mv स्क्वायर। अब इसमें नीचे भी m रख दिया और ऊपर भी m रख दिया, तो ये m इससे जुड़ गया, क्या हो गया? m स्क्वायर b स्क्वायर बटे 2m। और इस m स्क्वायर b स्क्वायर की जगह हम सीधा रख दें क्या? p स्क्वायर बटे 2m। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है? p स्क्वायर अपॉन 2m। अगला क्वेश्चन देखिए, निकाय के ताप में परिवर्तन। कोई भी निकाय है, निकाय यानी जिस जगह पर हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, तो केल्विन स्केल पर ताप में कितना परिवर्तन होगा? ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निकाय के ताप में जो परिवर्तन है, निकाय के ताप में जो परिवर्तन है वो कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन कितना होगा? आप जानते हो कि कोई भी पैमाना हो, कोई भी पैमाना हो, चाहे वो केल्विन हो, फ़ारेनहाइट हो, कुछ भी हो, यदि ताप में परिवर्तन की बात आती है, किसकी बात आती है मित्रों? ताप में परिवर्तन की बात आती है, तो ये परिवर्तन सभी में समान होगा। कोई भी पैमाना हो आपके लिए, कुछ भी दे रखा है, जैसे उसने कहा कि डिग्री सेंटीग्रेड में इतना परिवर्तन हुआ है तो केल्विन में कितना होगा, तो कोई भी पैमाना हो तो सब में जो होने वाला परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान। ठीक है, सब में समान परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका क्या है? समान परिवर्तन है। यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे लिए? 50 केल्विन, 323 केल्विन, 122 केल्विन, 70 केल्विन। तो कितना हुआ? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके समान कौन सा है? 50 केल्विन। समान परिवर्तन, जितना 50 इसमें तो 50 इसमें। ठीक है, पैमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिवर्तन हमेशा समान होता है। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो क्या है? 50 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल और प्रबल अम्ल किसको कहा जाता है? आप भी जानते हैं। दुर्बल और प्रबल अम्ल किसको कहा जाता है? आप जानते हैं कि ऐसा अम्ल जो आसानी से H+ त्याग देता है वो प्रबल अम्ल है, जो आसानी से H+ नहीं त्यागता वो क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो आप जानते हो कि इनमें आसानी से जो H+ त्यागने वाला है वो कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद कौन त्यागता है? नाइट्रिक एसिड, तो HNO3। उसके बाद HCl, और सबसे लास्ट में जो आंसर होने वाला है वो आपका सिट्रिक एसिड। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो। तो इसमें जो, यदि आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा प्रबल अम्ल है, तब तो उसका आंसर होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन उसने यदि क्रम पूछता तो हम क्रम में सबसे पहला स्थान जो देते वो किसको देते? सल्फ्यूरिक एसिड को। दूसरा स्थान किसको दिया जाता? नाइट्रिक एसिड को। तीसरा स्थान किसको देते? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। और फोर्थ स्थान सिट्रिक एसिड को, यदि वो क्रम की बात करता तो। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो मित्रों दुर्बल अम्ल का आंसर क्या हो गया? सिट्रिक एसिड। और जबकि प्रबल अम्ल की बात करता तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताएं इस बात को,
जिससे क्या है कि आगे स्पीड उसी हिसाब से कम और ज़्यादा लेकर के चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। तो आपके लिए पूछ रहा है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या आप जानते हो 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4, N, L, M और S। ठीक है, तो N जो होती है यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो हमेशा किसको बताती है? आकार को बताती है। N जो होती है, N हमेशा किसको बताती है? आकार को बताती है। और आकार के आधार पर हम किसको ज्ञात कर सकते हैं? ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या हमेशा किसको बताती है? आकार और ऊर्जा को। तो यहाँ पर दे रखा है आकृति, अभिविन्यास, ऊर्जा, चक्रण। तो ऊर्जा को जो बताने वाली है वो कौन है? N है। ठीक है, अगला यदि हम बात करें NL, L जो होती है वो हमेशा किसको बताती है मित्रों? आकृति को बताती है। किसको बताती है? आकृति को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देगा आकृति, इसको कौन बताता है? L। SPDF क्या होगा? ठीक है, इसके बाद NLM, M जो होती है वो हमेशा किसको बताती है? कक्षाओं में अभिविन्यास को, त्रिविम विन्यास की व्यवस्था को बताती है। तो अभिविन्यास को कौन बताता है? M बताता है। अभिविन्यास के बारे में जानकारी कौन देती है? M देती है। और चक्रण के बारे में जो जानकारी देती है वो कौन देती है? S, स्पिन। तो आपसे क्या पूछा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है? तो कक्षकों की आकृति, अभिविन्यास, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो आपको अभी बताया है कि कक्षकों की आकृति को कौन निर्धारित करता है? N। अभिविन्यास आकृति को कौन निर्धारित करता है? L। अभिविन्यास को M, ऊर्जा को N और चक्रण को S। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब M किसको निर्धारित करती है मित्रों? कक्षकों के अभिविन्यास को। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कक्षकों के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, किसी गैस में ध्वनि की चाल V तथा गैस के परमताप T में क्या संबंध है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी गैस में ध्वनि की चाल V तथा गैस के परमताप में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि गैस के लिए यदि हम V का मान निकालें, ध्वनि की चाल के लिए, ध्वनि की चाल के लिए यदि हम V का मान ज्ञात करें तो क्या होता है? सूत्र होता है गामा RT/M। ठीक है, ये सूत्र है हमारे पास। तो यहाँ से V और T में यदि हम संबंध देखें तो V समानुपाती T का वर्गमूल, ये हमारे लिए निकल के आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी गैस में ध्वनि की चाल V तथा गैस के परमताप T में संबंध है। तो V समानुपाती वर्गमूल T का। ठीक है, तो V किसके समानुपाती होता है? वर्गमूल T के। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर? V समानुपाती वर्गमूल T। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी गैस में ताप बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भी गैस का क्या बढ़ा दिया जाए मित्रों? ताप बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर में क्या कर दी जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। तो उस गैस की जो ध्वनि की चाल होती है, उस गैस में कोई भी ध्वनि हो उसकी जो चाल होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सा एक जनरल क्वेश्चन की बात करें हम कि एक तो तेज कोहरा पड़ रहा है, कोहरा है, और एक बाहर बहुत तेज धूप पड़ रही है, धूप है। ठीक है, एक तो तेज कोहरा निकला हुआ, एक तेज धूप निकली हुई है। अब आप इसमें भी चिल्लाते हो जोर से, इसमें भी चिल्लाते हो, तो आपकी जो आवाज है ध्वनि की वो किस में अधिक दूरी तक जाती है, कितने में अधिक चाल तय करती है? तो आप जानते हो कोहरा का टेम्परेचर जो होता है T का मान, कोहरा में जो T का मान होता है वो कैसा होता है? कम होता है। तो T का मान कम होने पर ध्वनि की जो चाल होती है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और तेज धूप होने पर T का मान क्या होता है? अधिक होता है। तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है V समानुपाती T का प्रोपोर्शनल। तो किसी गैस में ध्वनि की चाल V तथा गैस के परमताप T में संबंध होता है तो क्या होता है? V समानुपाती T का, V किसके समानुपाती होता है? T के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो आज ये क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और